बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बाखबर। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, बन्नू के वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से जो वाज़ेह स्ट्रेटजी, जो दानिशमंदाना मुदब्बिराना रवैया नज़र आना चाहिए था, सब कुछ उसके बरक्स होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बन्नू वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम मुतल्लिका हुकाम मौजूद थे और उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर यकीन दहानी कराई गई। मगर इस सारे वाक़े को लेकर जो चीज़ वाज़ेह नज़र आई और जो अब तक नज़र आ रही है, वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनके मुतज़ाद बयानात हैं और वो हमें इस तमाम तर मामले को एक सियासी रंग देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एक खिताब किया जिसमें उनका यह कहना था कि हम किसी सूरत ऑपरेशन नहीं होने देंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी का है, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि वो इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि दहशतगर्दी की अफरीद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में लिए हुए है। तो फिर सवाल ये है कि उनके पास दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, उनके पास प्लान क्या है, किस तरह से उसका खात्मा करेंगे। इस तरह की कोई बात उन्होंने आवाम के सामने नहीं रखी। ये सवाल और इससे रिलेटेड और बहुत से सवालात हमने देखा कि आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये पूछे हैं। तो हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ इन तमाम तर मामले को उठाएंगे और उनकी राय भी लेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, बाबर गौरसी साहब, नशाद अली साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सजाद अनवर साहब भी लाहौर में मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। शनीला, दहशतगर्दी के खिलाफ एपेक्स कमेटी में यकीन दहानी के बाद KP वज़ीर आला बन्नू के मामलात को लेकर हमें सियासी रंग देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? शुक्रिया नाजिया। दरअसल जो PTI है ना, उसने हमेशा ऑपरेशन को लेके जो है जो भी मामलात होते हैं उसको हमेशा सियासत का ही रंग दिया है। क्योंकि जो उनके बानी PTI हैं, उनकी तालिबान के बारे में एक यही हमेशा से बात रही कि ये तो हमारे भाई हैं, तो वो तो दहशतगर्दों को भाई समझते हैं। उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कर दिया था कौमी असम्बली के अंदर। अगर हमें याद हो, माजी में जाते हैं तो 2013 से पहले की बात है कि जब ऑपरेशन हो रहा था साउथ वजीरिस्तान में हो रहा था, तो ये काफिला लेकर नॉर्थ वजीरिस्तान की तरफ चले गए कि जो हम इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं। उस वक्त भी इन्होंने मुश्किलात में डाला सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और आवाम को भी। फिर 2013 के बाद जब नवाज लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त कहा गया कि हमने ऑपरेशन करना है, तो उन्होंने कहा जी जब तक आप मुझे मुतमिन नहीं करेंगे ऑपरेशन नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत आ चुकी हुई थी। इनको ऑपरेशन के लिए ब्रीफिंग दी, उस वक्त जो जनरल कियानी थे उन्होंने ब्रीफिंग दी, तो उसके बाद ब्रीफिंग से बाहर निकल के जो बानी PTI थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी हमें तो ब्रीफिंग में कहा यह गया है कि जी 90% नाकामी के चांसेस हैं। जबकि उसके बाद जो जनरल थे उन्होंने कहा कि उनका मीडिया पे कभी बयान नहीं है, यही एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जी जिस वक्त हम ब्रीफिंग दे रहे थे तो बानी PTI अपने मोबाइल में बिजी थे, हमने ये कहा था कि 90% चांस है कि हम इलाका क्लियर करवा लेंगे उनसे। तो ये इनकी हालत होती है जब ये मीटिंगों में आते हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा वहाँ पे बात क्या हो रही थी। आपको याद होगा कि पहले भी जब ऑपरेशन की बात हुई थी तो बाहर निकल के गंडापुर साहब ने कहा हमें तो पता ही नहीं कि ऑपरेशन की बात हुई है, हमने तो साथ देने का ऐलान नहीं किया। और हर दफा यही होता है, वो मीटिंग्स में आते हैं, वो बात कुछ और करते हैं और फिर जाके अपनी सियासत को छोड़ चमकाना शुरू कर देते हैं। बन्नू के अंदर जो वाकया हुआ है वो सरासर इनकी हुकूमत की नाकामी है कि पुलिस कहाँ थी जब अमन के लिए एक निकल रहा है इज्तिमा, तो उसको कैंट की तरफ मोड़ने का मशवरा किसने दिया? लोगों के पास हथियार कहाँ से आए थे? वो हथियार जो चलाए गए उनको गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया? जो मासूम लोग जो उसमें मारे गए हैं उनके साथ क्या आपने कंपनसेट उनको किया? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के इतने वाकयात हुए, उनको हमेशा ये रोकने में नाकाम रहे हैं। CTD का जो ऑफिस है उसका जो बिल्डिंग है वो किराए के ऊपर है। तो तीसरी दफा इनकी हुकूमत है। पुलिस ये कहते हैं जी हमने गैर सियासी कर दिया, हमने गैर सियासी तो कर दिया, हमने फॉल नहीं किया उसको। बिल्कुल पुलिस के पास असला नहीं है, मुकाबला करने वो नहीं कर सकते उनका। वो जो दहशतगर्द है उनके पास वो असला है जो अमेरिकन नेटो फौज छोड़ के गई हुई है। आप फौज की मदद के बगैर कैसे वहां पे कर सकते हैं? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। वहां पे एक जज का अगवा हो जाता है, तावान देके उसको छुड़वाना पड़ता है। ये सिर्फ सियासी तौर पे ये काम करें। अगर आप कह रहे हैं कि हमारी मर्जी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर आए को हल बताएं ना कि आप कैसे वहां से दहशतगर्द निकालेंगे। वो दहशतगर्द जिनको आपने लाके बिठाया कि ये हमारे भाई हैं, जिनको दफ्तर खोलने की आप लोग ऑफर्स कर रहे होते, अब कह रहे हैं कि मैं किसी मसला ग्रोह को छोड़ूंगा नहीं, तो भाई लाए क्यों थे उनको? आप 40,000 के करीब आप लोगों को ले आए हैं। अब मसला ये है कि इनके अपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आवाम है वो दहशतगर्दी से तंग आ चुकी है।
वो निकल रहे हैं, स्वात में लोग निकल रहे हैं, बन्नू में लोग निकल रहे हैं, दूसरे अजला में निकल रहे हैं, पाक फौज के साथ यकजहती के लिए निकल रहे हैं कि आए हमें इन दहशतगर्दों से जान छुड़ाएं हमारी, और हम चाहते हैं ये उसको कैश करने की कोशिश करें, लेकिन बगैर कोई लाहे अमल दिए सिर्फ सियासत पे सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी है वो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत महदूद होकर रह गई है? क्या ऐसा ही है? लोग तो बाहर निकल रहे हैं कि ये फ्रीज जो है वो लिपटी हुई है। मुझे ये बताएं कि एक शख्स होता था लाहौर में, आजकल शायद राजोपुर में होता है, उस्मान बुज़दार उसका नाम था। कभी आपने उसकी बात पर संजीदगी से तवज्जो दी थी? बताएं। नहीं डॉक्टर साहब तो ये एक दूसरे उस्मान बुज़दार हैं। उस्मान बुज़दार की कमज़ोरी ये थी कि उसे बात करना भी नहीं आती थी। ये इन साहब को गला फाड़ के बात करनी आती है, लेकिन क्या बड़क लगानी आती है। वो एक स्टेट्समैन की तरह और एक सूबा चलाने वाले एक ज़िम्मेदार फ़र्द की तरह आज तक उन्होंने बिहेव नहीं किया। तो अगर इसी हुकूमत के लोग ये बताएं, और इसकी पूरी तफसील आपको शनीरा ने एक दो दिन पहले बता चुकी हैं कि वहाँ के थाने भी इनके कंट्रोल में नहीं होते सूबे के। रात के बाद किसी और की हुकूमत होती है सूबे में, उस सूबे का वज़ीर आला ये कहे तो मैं तो समझता हूँ कि इस पे ज़रा सा कोई किसी ऐसा फोरम पे डिस्कस होना चाहिए कि ऐसा गैर ज़िम्मेदार आदमी ऐसे हसास सूबे में वज़ीर आला होना भी चाहिए कि नहीं, और अगर तय हो जाए कि नहीं होना चाहिए तो फिर उसकी कोई सज़ा भी होनी चाहिए। एक पहलू। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि वो जो वज़ीर आला हैं वहाँ के अली अमीन साहब वाक़तन को ना समझदार आदमी है ना ज़िम्मेदार आदमी है, लेकिन हिदायत पर अमल करने वाले आदमी हैं। उन्हें जो स्क्रिप्ट दिया जाता है उसके मुताबिक ज़रूर वो बड़क भी लगाते हैं, जलसा भी करते हैं। ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई फ़लाँ काम के लिए आए तो बेशक उस पर ईंटें बरसा दो, है ना। ये माइंड सेट क्या है, ईंटें बरसा दो। अगर कोई सूबे का वज़ीर आला कहे कि ईंटें बरसा दो तो दरअसल वो तो खुद दहशतगर्दी का फ़रोग़ दे रहा है। ये माइंड सेट क्या है? यानी वो खुद भी दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है, उसका सूबा दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है। और अब मैं आपको असल नुक्ते की तरफ लाना चाहता हूँ कि उसकी जमात क्या कर रही है। अब 2-3 दिन पहले का वाक़या है, लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक मेंबर हैं, लॉर्ड हैं डैनियल हन, और ये यहूदी है और नेतन्याहू के साथ इनके इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। इधर बीजेपी के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। इनके यहाँ लंदन में एक मीटिंग हुई है जिसमें ये गौर व फिक्र किया गया है कि बानी पीटीआई को रिहा कैसे कराना है, और उसमें और भी कई लोग थे। एक मेहरबानो कुरैशी साहिबा भी थी जिन्होंने पीटीआई के टिकट पर या पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा है मुल्तान से। जी। और वो आप दुरुस्त कह रही हैं कि उनके बेटी हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब की, और जुल्फ़ी बुखारी भी वहाँ थे। तो ये एक हुआ। अब इसी के साथ एक और डेवलपमेंट देखें, अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक बिल मूव कर दिया गया जी कि इन पर पाबंदियां लगाएं कि ये करते जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे में आप दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आला ख़ुद दहशतगर्दी को हवा देता है लोगों को ये कह के कि उन पर ईंटें बरसाएं, है ना। बिल्कुल। तो ये आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप कभी कहते हैं हम धरना देंगे, कभी हम कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, कभी आप कहते हैं कि ये हुकूमत हम उखाड़ फेंकेंगे वगैरह, दौड़ेंगे, है ना। ये सारे काम किस तरफ जा रहे हैं? ये सारे काम उस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान में डिसऑर्डर हो, इकनॉमिक भी और अमन व अमान के मसाइल भी पैदा हो जाएं। और इसके साथ आप देखें, आप कानून साजी भी करवा रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि आजकल तो आपके खिलाफ वहाँ से बड़ी अक्सरियत के साथ करारदादें भी आ रही हैं। जी।
और वहाँ आप लॉबिंग भी कर रहे हैं और बहुत पैसे भी दे रहे हैं, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, तो क्या ये खेल क्या है? चले आप नहीं है आपके साथ उससे ताल्लुक, तो आप मेहरबानो कुरैशी को, जुल्फी बुखारी को और उस मीटिंग से इजहार बरात करें, और या आप मजम्मत करें अमरीकी सेनेट की कि वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ क्यों बिल लेके आ रहे हैं। अगर ये सब नहीं हो रहा तो ये एक नेक्सस है, ये एक साजिश है, और इस साजिश के सरगुने ये सारे हैं। बिल्कुल ठीक। नौशाद साहब, सर अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि ऑपरेशन तो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे, हम अपने फैसले जो है वो खुद ही करेंगे। सर 18वीं तरमीम के बाद सूबों में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करना, उसके लिए जवाबदेह जो है वो तो सूबाई हुकूमत है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाया है अब तक? अगर ये सारी जिम्मेदारी अगर एक हुकूमत ने निभाई होती तो ऑपरेशन या जो स्ट्रेटजी जिसकी बात की जा रही है या हिकमत अमली ताकि सरकोबी की जा सके दहशत गर्दी की, उसकी तो जरूरत ना पेश आती। फिर देखिए नाजिया, जब से ये बात हुकूमत ने कही है और DGISPR साहब ने बताया है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, वो एक मुहिम है जिसे अज़्म इस्तेहकाम जो है ना का नाम दिया गया है, और वो मल्टी प्रॉन्ग्ड है। उसके अंदर हर तरह का जो हरबा है वो आजमाया जाएगा। जब से ये बात इनके सामने आई है, इन्होंने कहना शुरू किया है कि मैं KPK में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। हालांकि जिस एपेक्स कमेटी में ये बैठकर बात करते हैं, बात तो ये खैर क्या करते होंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमारे पास जो इतलात आती हैं वो ये है कि अगर नेशनल लेवल्स की मीटिंग हो तो ये वहाँ कोई किसी किस्म की गुफ्तगू करते ही नहीं है। अब गुफ्तगू वो शख्स नहीं करता जो या तो वो नालायक है, नाअहल है, वो गुफ्तगू कर नहीं सकता मुख्तलिफ मौजूआत पे, या जो उसके सामने मौजू रखा गया है उस पर कोई बात करने की अहलियत नहीं रखता, या फिर ये दूसरा मामला है कि वो जानबूझकर चुप रहता है, और चुप इसलिए रहता है कि उसने कहीं से इंस्ट्रक्शन लेनी होती हैं। एक सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और उस जिम्मेदारियों के साथ उसने फैसले करने होते हैं। जब आपके घर में खुदा ना खास्ता खराबी हो, प्रॉब्लम आई हो, आपके यहाँ कोई लाश पड़ी हो, तो आप फिर सियासत नहीं किया करते। हमने बन्नू मामले पर देखा कि बावजूद इसके कि ये जिम्मेदारी KPK गवर्नमेंट की थी, लेकिन उसके ऊपर भरपूर तरीके से सियासत की जाने लगी, और सियासत करते करते पहले प्रोपेगेंडा किया गया, और न जाने वो कहाँ से 100 लाशें, 50 लाशें, 10 लाशें, 20 लाशें, यहाँ तक कि हमारे को एक जिम्मेदार इदारे ने ह्यूमन राइट्स के, उसने 5 शहरियों की शहादत की खबर भी चला दी। बात यह है, ये समझने वाली बात है, ये जो आपको डॉक्टर साहब ने एक पूरा एक सिनारियो नक्शा खींच के दिया है, ये 2014 से पहले से इस सारे मामले पे काम हो रहा है, और वो आप जब जब देखेंगे कि उनका मामला, इस एक मखसूस टोले का मामला उसी वक्त सामने आता है जब कभी आपके मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आना शुरू करती है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट हो, चाहे आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का जो फैसला, जिसके ये किसी जमाने में एक वक्त था कि इन्होंने खुद ये बात तय की थी सानिया APS के बाद, ये उसके सिग्नेटरी थे या उसके साथ शामिल थे कि दहशतगर्दों को किसी किस्म की कोई रियायत किसी सूरत नहीं दी जाएगी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। उसके बावजूद इन्हीं की हुकूमत ने वो पॉलिसी तब्दील करके यहां दहशतगर्दों को न सिर्फ वहां यहां लाके वापस बिठाया, उन्हें मुराद दी, और ये अब जो अमन जिरगे की, बन्नू अमन जिरगे की बात है, उसमें एक मुतालबा ये भी था कि यहां से इन मुसल्ला जो गिरोह हैं इनके दफातर खत्म किए जाएं। तो वो दफातर वहां किसने बनवाए हैं? इन्हीं लोगों ने बनवाए हैं, यही प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये प्रोटेक्ट ना करते होते और ये सही तरीके से काम कर रहे होते तो CTD जो है उसकी हालत ये आज ना होती। CTD का पैसा निकाल के अगर कीबोर्ड वॉरियर्स को दिया ना जा रहा होता और प्रायोरिटाइज कहीं और ना किया जा रहा होता तो आज शायद KPK के हालात मुख्तलिफ होते। इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी है वो KPK में है। सो मामला ये है कि ये मसला ऑपरेशन का या उसका नहीं है, मसला यह है कि जो एक्चुअल बात है कि हमारा जब मकसद ही इस एक इंतशारी टोले का महज मकसद ही सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना है, चाहे वो किसी भी मामले के ऊपर हो, किसी भी बात पे हो, तो वो उसको करने के लिए सामने आ जाते हैं, वो उसके ऊपर तमाम तरह के बयानात जो हैं वो दागते हैं, और वो जो जिम्मेदारी अपनी है उससे भी मुबर्रा करके लोगों को किस तरफ उलझा देते हैं कि जनाब हम यहां ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हम जिस वक्त ये बात ये जो अली अमीन साहब कर रहे थे उस वक्त भी जनूबी वजीरिस्तान में जो है वो जो कार्रवाई की जा रही थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी के इदारे जो जिम्मेदार इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
अगर कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो वो अथॉरिटी है जिसको उस जिम्मेदारी को साथ देना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनका जो मतमाए नजर है और मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, खुदा ना खास्ता। और वो चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, IMF से जो है वो रूगर्दानी हो, चाहे IMF को खत लिखना हो, चाहे यहां पर आप जो है ये दहशतगर्दों को ला के बसाना हो, उन्हें दफातर मुहैया करने हो, या ये तो मकसद कहने का ये है कि ये बेसिकली उनको वजीर आला बनाने का मकसद सिंपली ये है कि KPK के अंदर जब उनको वजीर आला बनाए इस मकसद के लिए गया है कि जो डॉक्टर साहब ने बात कही है कि आपने एक ऐसे शख्स को वजीर आला लगा दिया है जो बुज़दार साहब की थोड़ी सी एक निखरी हुई शक्ल ये है कि वो जो अपने बानी तहरीक इंसाफ के जो भी ऑर्डर्स आएंगे उनको बबांगे दहल उनके ऊपर बात करेंगे, ये सोचे समझे बगैर कि क्या जो बयान मैं जारी कर रहा हूं, जो एक्चुअली जो एक CM के मुंह से निकलने वाली बात जो है वो कानून का दर्जा रखती है, तो जो बात मैं कर रहा हूं उसका कोई सर और पांव है कि नहीं है, जो बात इन्होंने भी की है इसका भी कोई सर पांव नहीं बनता। क्यों? और सिर्फ ये सियासी फायदे के लिए, सियासी बात बनाने के लिए ये सारी बातें की जाती हैं। ठीक, सजाद साहब, क्या ये बेहतर ना होता कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अवाम के सामने एक प्लान, एक स्ट्रेटजी रख देते हैं? जब वो ये कहते हैं कि वो किसी सूरत ऑपरेशन नहीं होने देंगे, साथ वो ये भी मान रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये दहशतगर्दी का मसला है, फिर वो ये भी कहते हैं कि वो अमन अमान की सूरत हाल को दुरुस्त कर देंगे, तो कोई प्लान तो होगा ना सर? तो वो आवाम को क्यों नहीं शेयर करते, उनको क्यों नहीं बताते कि वो ये करने जा रहे हैं? नाजिया साहबा, जिस वक्त हमने ये खबरें सुनी थी कि बन्नू वाक़े के ऊपर एक जिरगे का इजलास हुआ वहाँ पे CM हाउस में, और उसके बाद अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, और फिर ये कहा गया कि अब बन्नू में एक अवामी इज्तिमा होगा जिससे CM KP खिताब करेंगे, तो यकीनन जो आपने सवाल किया मेरे जहन में भी यही था कि वो एक वहाँ पे कोई लाया अमल देंगे ताकि बन्नू में जो इंसिडेंट हुआ, इस तरह के इंसिडेंट्स को रोका जा सके। वहाँ के लोगों को जो राय है उसको शामिल करके कुछ हुकूमती इंतज़ामात ऐसे किए जाएंगे जो सियासत से बालातर होकर खालिस्तान सिक्योरिटी के और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ैसले किए जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि वहाँ उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनसे काम नहीं हो रहा और हमारे अदारे उनसे अलग हो जाएं। पहले न्यूट्रल के बारे में वो कुछ और बातें करते थे उनके लीडर, अब वो दोबारा से कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं। तो जो हमारे पैनलिस्ट ने बात की, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक और एंगल से आपको बताना चाहता हूँ कि बदकिस्मती एक है हमारे साथ जो पिछले कई सालों से चल रही है। वो क्या है, जब भी हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फैसला करने जाते हैं तो बहुत सारे धड़े जो होते हैं वो उसकी मुखालफत में सामने आ जाते हैं, और बदकिस्मती से दहशतगर्द जो हमारा मुखालफ होता है, जो हम पे अटैक कर रहा होता है, उसको 100 तरह के रास्ते चोर दरवाजे मिल जाते हैं कि वो सिस्टम के अंदर से अपनी हमायत भी पैदा कर लेते हैं और उनको स्पेस भी मिल जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। अगरचे हमारे सलामती के अदारे जो हैं वो हर महाज पे, हर इंच पे उनका मुकाबला कर रहे हैं, अपनी शहादतें दे रहे हैं, लेकिन KP की गवर्नमेंट का जो सिविल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वहाँ की जो सूबाई जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन तमाम ज़िलों की, फाटा के ज़िलों की, जो कि अब इंटरनलाइज हो गए, उनकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो सपोर्ट गैर मशरूत तौर पे उनको पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के साथ वो सपोर्ट देने की ज़रूरत है। लेकिन क्या बदकिस्मती ये है, जो मैंने बदकिस्मती का इशारा किया, कि एक सानहे का इंतज़ार करते हैं हम एक डिसाइसिव मोड में जाने के लिए। एक नेशनल एक्शन प्लान तब बनता है बदकिस्मती से जब APS जैसा कोई एक बहुत ही खौफनाक सानिया हो जाता है पाकिस्तान में, और हमारे बच्चे जो हैं उनको जिस तरीके से निशाना बनाया गया है APS में। तो आज भी ये जो गैर जिम्मेदाराना सियासत है KP के वज़ीर आला की और PTI की, ख़ास तौर पे आदिल साहब ने दुरुस्त कहा कि वो अपने तौर पे तो कोई बात नहीं कर रहे, उनको जो स्क्रिप्ट मिलता है वो उसके मुताबिक बात करते हैं। आपने देखा था कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे के बाद
जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और जो इनके चेयरमैन हैं गौहर खान और बाकी लोग, उन्होंने कितनी एक ऑफेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये हर चीज़ को मतलब उसमें मीन मेख निकालते हैं। सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जुड़ा हुआ है, सलामती के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इन इलाकों को क्लियर करने की ज़रूरत है, उन वहाँ के लोगों की मदद के साथ, वहाँ की गवर्नमेंट की मदद के साथ। लेकिन अगर वो ये रवैया अपनाएंगे तो फिर वो जो बात की जा रही है ना, हवा में एक बात है कि फिर इस हुकूमत को आप जो केपी की गवर्नमेंट है उसको तैयार रहना चाहिए कि उनके ऊपर वफाक कुछ मुख्तलिफ तरह की पाबंदियां भी लगा सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बाबर साहब, हमने देखा कि आज अता तारड़ साहब ने जो प्रेस टॉक की उसमें एक तो एतराज़ उन्होंने ये भी उठाया, इससे पहले भी हम ये बात करते रहे और देखते आए हैं कि जलसों में जो रवैया अपनाया जाता है वज़ीर आला केपी की जानिब से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उनके बयानात, और जब वो किसी मीटिंग में बैठे होते हैं तो वहाँ पर उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और सवालात भी उन्होंने उठाए। अता साहब ने ये भी कहा कि ज़रा टिम्बर माफिया के हवाले से भी बताइएगा अपनी आवाम को। दूसरा एक ख़ास बात उन्होंने कही कि जो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग का मुआहदा किया गया है एक जाली इदारे के साथ, उस हवाले से भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अपनी आवाम को जवाबदेह है। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो आवाम है उनमें भी शऊर होना बड़ा ज़रूरी है कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, जो KPK है, जो हमारा वाहिद सूबा है, हमेशा जो तब्दीली है हमेशा KPK से आती है। आपने देखा है कि KPK एक वाहिद सूबा है जिसमें तमाम जितनी भी जमातें हैं KPK की, जो मतलब आप देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान को भी वहाँ पे हुकूमत करने का मौका मिला, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, और PTI का तो ये तीसरा दौर है, ANP भी। यस, हाँ। तो आप देखेंगे कोई ऐसी पार्टी रह नहीं गई कि जिसको उन्होंने आजमाया ना हो। लेकिन बात यह है कि जो वहाँ के लोग हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं और मुहिब वतन है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप देखिए ना, एक्सेप्शंस आर देयर कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब मेजॉरिटी तो ठीक है लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो गद्दार वतन भी हो जाते हैं, और उसकी भी बहुत सी मिसालें हैं। तो इसलिए बात यह है कि अब अगर हम बात करें, जो आपका सवाल है, बात यह है कि अता तारड़ साहब ने जो बेसिक 3-4 सवाल पूछे हैं उन्होंने बिल्कुल किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे पूछे हैं, उन्होंने कोई हवा में नहीं पूछे। उन्होंने सही कहा है कि ये जो 3 सवाल आपने कहे हैं, उन्होंने कहा होगा कि जी ये तमाम सवालों के जवाबात जो हैं वो KPK के जो अवाम हैं वो जानना चाहते हैं। अभी आप बात कर लें ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वहाँ जो हमारी मुसल्लह अफवाज है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे अस्करियत पसंदी बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो वाक़यात होते हैं वो सुबह से आके तमाम आगे जो कैपिटल सिटी है उसकी भी बॉर्डर उसके साथ मिलती है, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आके हो जाती हैं। तो इसलिए वो ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। दूसरा, उनकी जो सबसे ज़्यादा, जिस तरह सजाद साहब ने भी कहा, निशात साहब ने भी कहा कि उनकी तमाम जो बॉर्डर है और तमाम ज़्यादा जो दहशत गर्दी हो रही है वो तो KPK में हो रही है। तो इसलिए वहाँ की दहशत गर्दी को कम करने के लिए, और वहाँ पर जो माफियाज़ हैं और जिस तरह के तमाम तालिबान जो हैं वहाँ आके बसा दिए गए हैं, अब ज़ाहिर है उनकी पूरी की पूरी आपने रजिस्ट्रेशन भी करनी है, फिर पूछना है कि इनके नेक्सेस कहाँ से मिलते हैं, इनको फॉरेन फंडिंग कहाँ से होती है, अगर इंडिजिनस हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें कैसे करेंगे? सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे जब तक जाएंगे नहीं, घरों में नहीं जाएंगे। आप देखिए एक गांव है वो बहुत दूर है, और वहाँ पे अगर वो अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं या तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, TTP वाले, तो अब कैसे पता चलेगा? कि टेलीफोन करके तो नहीं बताएंगे, वहाँ पर जाएंगे, पूछेंगे। और दूसरी बात यह है कि वो तो जो ऑपरेशन हो रहा है वो तो तमाम सूबों में हो रहा है, किसी चीफ मिनिस्टर को तो अभी तक एतराज़ नहीं हुआ कि उस पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अभी गंडापुर साहब जो हैं वो बड़के मारने के भी बड़े शौकीन हैं, और इसके अलावा एक्सपर्ट है, और इसके अलावा जो है ना उनकी बॉडी लैंग्वेज, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनको ना तो तकरीर करना आती है, ना उनको कोई आइडियाज़ देना आते हैं, ना उनके पास कोई विजन है। वो बात सिर्फ वही करते हैं कि जो उनको स्क्रिप्ट दे दिया जाता है उसके मुताबिक वो जो है वो आजकल हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो रोबोटिक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जो उनको फीड कर दिया जाता है वो आगे बोल देते हैं। तो इसलिए अब ये देखिए, अगर इस तरह के आप लोग लगाएंगे तो फिर सुबह को कैसे चलाया जाएगा? फिर एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमें हमारी जो NFC
एमएससी का हिस्सा है वो भी दे दिया जाए। फिर आप कहते हैं जी हमारे सूबे के साथ ज़्यादती हो रही है। जब आप चाहते हैं कि अब आपके सूबे के साथ ज़्यादती हो रही है या ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर से आएँ, मिलें। आप जो दूसरे आर्मी चीफ हैं, ये सब के आर्मी चीफ हैं, कोई ये आपके आर्मी चीफ नहीं है या किसी जमात के नहीं है, पूरे पाकिस्तान की अवाम के आर्मी चीफ हैं, आर्म फोर्सेस के चीफ हैं। तो आजकल आप उनको कहते हैं कि जी उनके साथ जी वो पीछे हट जाए। भाई वो हैं कहाँ? वो तो अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं, उनका तो सियासत के साथ क्या ताल्लुक? ये सिर्फ और सिर्फ ये है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कि जो एक इंटरनेशनल लॉबी है वो हमारे इदारों को कमज़ोर करना चाहती है। वो किसी ना किसी तरीके से उनको इन्वॉल्व करके ये चीज़ें करने चाहती है। अब जिस तरह वो यूनिवर्सिटीज़ की बात की है आपने कि स्टूडेंट्स को बताया जाए, ये देखिए ये आज से पहले भी होता था। मैं ये नहीं कहता कि परवेज़ खटक साहब थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो भी ये करते थे। उसके बाद महमूद खान आ गए, वो भी यही करते थे। अब ये तीसरा इनका मॉडल है, वो भी आ गया है। इसी तरह का एक मॉडल उस्मान बुज़दार जिसकी डॉक्टर साहब ने बात की, तो वो कहाँ है? किसी को पता है कि वो कहाँ है? तो इसलिए ये इस तरह की जो हरकतें हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे आगे करते हैं। लोगों को ज़रा कहते समझते हैं कि लोग जज्बाती होंगे, लोग समझें कि हम दिलेर हैं, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि एक्चुअल जो बैकडोर हम बात नहीं करते, कि जो बैकडोर आपके राब्ते हैं उनके बारे में भी बताया करें कि पैरों में जाके माफ़ी मांगते हैं, बाहर आके गालियाँ देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। और स्टैब्लिशमेंट ने भी डिसाइड किया हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया हुआ है कि ऑपरेशन हमने करना है और मुल्क को जब तक इस्तेहकाम नहीं मिल जाता ऑपरेशन जारी रहेगा। और इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। एक तो पहले ऑपरेशन हुए ना, तो उनकी डेडलाइन थी, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। जब तक पाकिस्तान से माफियाज और जितने दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, ये ऑपरेशन चलेगा। ठीक है जी। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में अब हम जाएंगे नाज़रीन, और हम सब जानते हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो मुकीम हैं वो तो बखूबी जानते हैं कि कल जो है वो खासी मुश्किलात दरपेश हुई। मेरे ख़ुद का सफ़र जो कि शायद 35 मिनट का होना था, वो मैंने 2.5 से 3 घंटे में तय किया, क्योंकि आप जानते हैं कि धरने की सूरत हाल इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहरहाल बिजली के बिलों के हवाले से जमात इस्लामी का जो धरना है वो जारी है। कल हमने देखा कि जो अमीर जमात इस्लामी हैं हाफिज़ नईम साहब, उन्होंने मुजाहिरीन से एक भरपूर खिताब भी किया। हुकूमत से जो उनकी मुतालबात है बिजली के बिलों के हवाले से वो भी दोहराए। दूसरी जानिब हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देकर उनको मुज़ाकरात की दावत दी है। अता साहब ने आज अपनी प्रेस टॉक में भी ये कहा कि हम चाहते हैं कि वो आएँ और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और अवामी जो भी मसाइल हैं वो मिल बैठ कर तय हों। और हुकूमत जो है वो कौम के मुफाद में हर किसी से बात करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब हम ये भी कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी ने मुतालबात भी अपनी तश्कील दे दिए हैं और वो मुज़ाकराती टीम के सामने भी रखेंगे। और एक और चीज़ ये भी हुई है कि नायब अमीर जमात इस्लामी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ, जिसमें इस मसले के हवाले से काफ़ी डिटेल के साथ बातचीत भी हुई है। शनीला, बिजली के बिलों पर जमात इस्लामी का जो धरना आप देख रही हैं, हुकूमत की बातचीत की पेशकश भी सामने आई है। क्या हुकूमत इस एहतजाज को सियासी तौर पर हल करने में कामयाब हो जाएगी आपके ख्याल में? अच्छा नाज़िया, जो हुकूमत है उनकी तो हमेशा से ये कोशिश रही है कि मामलात को सियासी तौर पे हल किया जाए, किसी इंतशार दंगे फसाद की तरफ मत जाया जाए। और उसकी वजह से देखा भी होगा कि अगर जमात इस्लामी के कुछ इक्का दुक्का वर्कर जो थे वो गिरफ्तार भी, तो उनको रिहा कर दिया गया। जैसे कल तलाल चौधरी साहब एक चैनल के ऊपर कह रहे थे कि जमात इस्लामी को इतने वोट नहीं मिले जितने वो दावे कर रहे हैं कि हमारे वर्कर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो हमेशा जो रास्ते होते हैं ना वो बातचीत के ज़रिए ही निकलते हैं और आप हमेशा उसका मसला को कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात ही हुई है जमात इस्लामी की तरफ से कि उन्होंने लियाकत बाग के करीब जाके एक जगह पे धरना दे दिया हुआ है। अब उन्होंने रास्ते ब्लॉक नहीं किए हुए। कल जब हम सुन रहे थे वो यही था कि उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ पे हमें रोका जाएगा हम वहीं पे बैठ जाएंगे और हम धरना देना शुरू कर देंगे। 3-4 पॉइंट्स उन्होंने कह दिया कि हमने धरना देना है। लेकिन अब वो सारे एक ही जगह के ऊपर जमा हुए हैं। मुतालबात उनके ठीक है, लेकिन ये चीज़ रातों रात नहीं ख़त्म हो सकती। अगर वो वहाँ पर बैठ के कहेंगे कि हम धरना दे रहे हैं तब तक जब तक आप IPPs के मुआहदे नहीं ख़त्म करते, आप बिजली को सस्ता नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। हुकूमत के साथ बैठें, बातचीत करें, उनके साथ अपने जो मुतालबात उनके सामने रखें। हुकूमत भी देखे कि कहाँ कहाँ तक वो जा सकती है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर अमल हो सकता है। ठीक है, जैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि जी हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जा रहे हैं चाइना और चाइनीज़ कंपनियों के साथ बातचीत की जाएगी क्योंकि हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्केड्यूल किया जाए। वो वज़ीर ख़जाना जी, अच्छा मैंने वज़ीर ख़जाना तो उनको किया गया, तो फिर आपकी कुछ कीमतों में जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगी। हो सकता है पाकिस्तानी IPPs जो कंपनियां उनको भी इंगेज किया जाए, उनसे भी कोई ये बात की जाए कि आप भी कुछ नज़रसानी करें। जो डॉलर में पेमेंट्स हो रही है, जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उन पे कुछ रीनिगोशिएशन हो जाए, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन धरना दे के
आप लोगों की ज़िंदगियों को जो है कारोबारी ज़िंदगी को मुतासिर करके कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बेहतर यही है कि मुज़ाकरात की तरफ आएँ, हुकूमत के साथ मिलके बैठें और किसी ना किसी नतीजे के ऊपर पहुँचें। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या स्ट्रेटजी देख रहे हैं आप जमात इस्लामी की? उन्होंने मुतालबात भी हुकूमत के सामने रखी, हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत भी दी, क्या नजर आ रहा है? देखिए, अब ये जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा मौजू अपने एहतजाज के लिए इख्तियार किया, जो हर आदमी के दिल में है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है और ये सारा किया धरा IPPs का है, और ये सारा किया धरा IPPs के साथ मुआहदे को रीन्यू करना है। और ये रीन्यू किसने किए थे? ये बानी PTI थे जब उनकी हुकूमत थी। तो एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा, ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त आवाम मुश्किल में है जी बिल्कुल, और उन्होंने वक्त का बेहतरीन इंतखाब किया है जमात इस्लामी ने, ये अपनी जगह पर। मैं इसके एक और पहलू की तरफ आपको मुतवज्जो कराना चाहता हूँ कि सियासी जमात का को बिहेव कैसे करना चाहिए और जमहूरी अमल पर और जमहूरी रिवायत पर यकीन रखने वाली हुकूमत को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अब आप ये देखें, हम एक हफ्ते से 10 दिन से ये सुन रहे थे कि इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च आ रहा है जमात इस्लामी का और वो आके इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, जी जी, है ना, ये सुन रहे थे। और इस पर एक कंसर्न भी मौजूद था, तशवीश थी कि भाई क्या होगा। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंगेज किया जमात इस्लामी को, और जिस वक्त कल हम ये प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और सैफरॉन के जो वज़ीर हैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब जी, वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2-3 बातें दोहराई। उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात करने की कमेटी बना दी। कल शाम में इस प्रोग्राम के बाद इत्तेफाकन कहीं आमना सामना हो गया वज़ीर इत्तलात साहब से, तो उन्होंने उनसे ये पता चला कि हुकूमत ने ये भी फ़ैसला किया है कि रात गए किसी वक्त हम उनको इंगेज मज़ीद करके उनसे रब्ता करके उनकी डिमांड्स भी पूछेंगे और वे आउट तलाश करेंगे। तो फिर आज खबर हमारे पास मौजूद है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने उनसे रब्ता भी किया। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो आप ये देखें कि इधर से इंगेज किया गया और उधर से इंगेज होने से इनकार नहीं किया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि हम इस हुकूमत से तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जी बिल्कुल, इस हुकूमत से तो बात नहीं करेंगे। अब ये इंगेजमेंट और जमहूरी रिवायत की बात हुई। हाँ, एक बात की मेरा ख्याल वो भी यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है कि कारोबारी ज़िंदगी दारुल हुकूमत में और ट्विन सिटीज़ में चल रहा है। धरने ने ज़िंदगी को अजीरन नहीं कर दिया। जैसे फैज़ाबाद पे धरना हुआ था तो दोनों शहरों के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, मुश्किलात बढ़ गई, आपका आना जाना बंद हो गया। तो ये नहीं हुआ। ये भी किसी मैच्योर सियासी जमात का ये किरदार है। अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आप धरना देने आए हैं, ये मुल्क जमहूरी है, आइन की हुक्मरानी है, इख्तिलाफ राय और एहतजाज को आइन के तहत प्रोटेक्शन हासिल है, कैसी जैसा हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई एहतजाज करने आ रहे हैं तो आपके पास मुतबादिल प्लान होना चाहिए। ठीक है, कि किस प्लान के तहत IPP से जान छुड़ाएं, किस प्लान के तहत बिजली सस्ती हो, और किस प्लान के तहत अगर फर्ज किया हमारी हुकूमत होती यानी जमात इस्लामी की हुकूमत होती, वो किस तरह से अमल करे। अगर जमात इस्लामी के पास कोई मनसूबा है और वो सीने से लगा के बैठी है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अपने पर्पस सर्व कर रही है। लेकिन अगर मुल्क के साथ कोई दिलचस्पी है आवाम के, तो वो फिर अपना मनसूबा शेयर करें ताकि उस पर अमल हो। सजाद साहब, जिस अंदाज में हुकूमत ने इस धरने की सूरत हाल को टैकल किया है, जिस तरह से उनको इंगेज किया है, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की दावत दी है, इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, ये अच्छी बात है। जमहूरियत में देखें, जमहूरियत का मतलब ही ये है इंटरेक्शन, बातचीत, मज़ाकरात, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, उसकी बात सुनना और किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे पे पहुंचना। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जमहूरियत के लिए, किसी भी मुल्क के लिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसका कल्चर कम है, लेकिन जमात इस्लामी चूँकि ठीक कहा फ़ारूक आदिल साहब ने कि वो एक पुरानी सियासी जमात है, उनका एक सियासी तजर्बा है एक पुराना। उन्होंने
इस मामले में बालग नजरी का मुजाहरा किया कि वो उन्होंने अपने आप को जो लियाकत बाग है वहाँ हद तक महदूद कर लिया। अगरचे रावलपिंडी के लोगों को वहाँ पे दिक्कत का सामना है इस वक्त भी। वहाँ पे रावलपिंडी जो ख़ास तौर पे वो चौक है कमेटी चौक के आसपास, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम में है इस वक्त, जो खबरें बताई जा रही हैं। लेकिन बहरहाल एक बड़े पैमाने पे उन्होंने कोई रुकावट पैदा नहीं की। तो उनके पास कोई क्या प्लान होगा जो इस वक्त मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकॉनमी को लाहक, ये IPPs का मामला है या मुख्तलिफ ममालिक के कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग का मामला है, चाइना जा रहे हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना। तो हुकूमत के पास जितनी स्पेस होती है, रूम होता है, वो उसके मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करती है। और हुकूमत को चाहिए कि वो उनको ऑन बोर्ड लें, उनके साथ बात करें। लेकिन अगर उन्होंने, मुझे ये लग रहा है कि अगर फौरी तौर पे उनका ये ख्याल है कि 1-2 दिन में गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं करती तो वो को आगे बढ़ेंगे, तो उससे फिर मसाइल पैदा होंगे। उनको इस मामले में पेशेंस का इजहार करना चाहिए। और आप धरने के लिए आ तो सकते हैं, लॉन्ग मार्च के लिए आ तो सकते हैं, लेकिन हर सियासी जमात के पास ये भी एक अप्रोच होनी चाहिए कि उन्होंने उससे उठ के वापस कैसे जाना है, क्या चीज़ वो अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अपने लोगों को ज़्यादा देर के लिए ईंधन बनाना एक ऐसे मसले के लिए जिसका कोई हल भी ना हुआ किसी के पास, तो लोगों को भी तकलीफ़ देना, तो इसको अगर सियासी मुज़ाकरात की सूरत में कोई नतीजा निकलता है तो निकाल लें, लेकिन इससे लंबा करेंगे तो यकीनन ये रावलपिंडी के लोगों के लिए नए मसाइल पैदा होंगे। ठीक है नौशाद साहब, मैं मुख्तसरन आपसे जवाब चाहूंगी। सर, धरने की सूरत हाल को आप कब तक वाइंड अप होता देख रहे हैं सर? देखिए, अभी तक की जो हमारे सामने सूरत हाल आई है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया गया है, जमात इस्लामी ने भी उसको कोई गलत अंदाज से रिस्पॉन्ड नहीं किया। और ये सारा मामला है इंटेंशंस का, एजेंडा का। असल में आपके एजेंडा तय करते हैं कि आपने करना क्या है। उनके एजेंडा इस तरह का नहीं था जो इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा हो। वो समझते हैं कि उनका एक मौक़िफ़ है, अब हुकूमत का भी उस पर एक मौक़िफ़ होगा। वो जब बैठकर बातचीत होगी, कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी इधर से बन गई है, उधर से कुछ लोग आएंगे, बातचीत शुरू होगी, तो यकीनन वो कहीं ना कहीं कंक्लूड भी हो जाएगी, क्योंकि वो ये बता सकती है हुकूमत अपनी जो उसकी मजबूरियाँ, मामलात, मसाइल वो भी बताएंगे, और वो जो चाहते हैं वो भी अपनी डिमांड सामने रखेंगे। तो चूंकि इंगेज किया जा चुका हुआ है, इंगेज हैं वो आपस में, इसलिए इसका मामला जो है वो आइंदा 2-3 रोज के अंदर यकीनन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। अनटिल एंड अनलेस कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा ना हो, कहीं इसके पीछे कोई और जो है ना कोई मामला ना हो, तो फिर तो ये मामला हो जाएगा। हमने पहले भी देखा, एक धरना हुआ, उनके मुतालबात सामने आए, हुकूमत ने उसमें से जो एक्सेप्ट कर सकते थे किए गए, बातचीत की गई और वो धरना वहां से उठा दिया गया। इसी तरह जमात इस्लामी का मामला भी है। सो ये सारा कुछ आपकी इंटेंशंस और एजेंडे पे होता है कि आप किस एजेंडे के तहत क्या काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर इल इंटेंशन नहीं होंगी, एजेंडा कोई बाहर से आया हुआ नहीं होगा या उसका मकसद इंस्टेबिलिटी नहीं होगा, तो वो फिर कभी भी लोगों को तंग करने के उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, एहतजाज तो वो करना चाहते थे, एहतजाज उन्होंने किया, वो धरना देना चाहते थे, धरना उन्होंने दे दिया। लेकिन अब वही बात है कि चूंकि दोनों तरफ से अभी तक आमादगी नजर आ रही है बातचीत के अंदर, तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है ना ये आपस में बातचीत करके मामलात को तय कर लिया जाएगा। ठीक है बाबर साहब, आप क्या देख रहे हैं, सारे एनालिसिस आपका क्या कहता है? क्योंकि आपको भी इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं नजर आ रहा, जिस तरह से नौशाद साहब ने कहा। उम्मीद है कि ये मामला खत्म हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जमात इस्लामी को कोई हिडन एजेंडा है, क्योंकि ये जमात पुरानी जमात है और बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, और डॉक्टर साहब तो इसके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन देखें, बात डॉक्टर साहब ने बड़ी लॉजिकल की थी। देखें, वो आए हैं तो उन्होंने उस तरह आके रोड्स को ब्लॉक नहीं किया, उस तरह आके जो इमलाक है उनको, सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया, कोई टायर नहीं जलाए, कोई किसी के जाके चोरी नहीं की, दरख्तों को नहीं हाथ नहीं लगाया, गमलों को इवन, जी हाँ, यही बात है ना। तो वो एक ठीक बात है कि एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि कल सारा दिन जो है रेड जोन तो बंद था, एक मार्गला रोड से रास्ता था और एक सरीना होटल से था। इसी तरह जिस तरह अभी इन्होंने सजाद साहब ने बात की है, वो जो चौक है जहाँ पे बेनज़ीर शहीद हुई थी, वहाँ पे तो बिल्कुल ट्रैफिक का कोई बुरा हाल है, क्योंकि उसको अल्टरनेट दिया गया है रूट, लेकिन वो बहुत दूर तक, लेकिन ये होता है, मुश्किलात तो होती है। और दूसरा ये है कि बहुत से लोग जो हैं वहाँ के रहने वाले जो लोकल होते हैं वो फिर बाहर नहीं निकलते, उनकी जो आप देखेंगे बिजनेस है उस पर बड़ा इम्पैक्ट आता है। जी हाँ, और जिस तरह आपने कहा कि जी जिन्होंने पिंडी यहाँ से जाना है, अब
अभी शनीला ने जाना है DHA, तो इनको जाते हुए भी अगर पहले तो रोड अब बन गया है, आज हाँ जी आज क्लियर है, तो 2-2.5 घंटे लगे, तो 2-2.5 घंटे में तो आप गुजरात चले जाते हैं, लाहौर से आधा सफ़र तय कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने अच्छा फ़ैसला किया है। तमाम चीज़ें जो हैं वो सियासी तौर पर ही हल होती हैं, और जो हुकूमत होती है वो खुद भी तो सियासी होती है, वोट लेके आई होती है और उसके पीछे अवाम खड़े होते हैं, तो अच्छी बात है। और इससे ये है कि एक चीज़ दूसरी जमातों को भी सीखनी चाहिए कि अगर वो आए हैं और उन्होंने एहतजाज किया है, और अगर किसी जमात को कुछ नहीं भी मिलता तो उसकी कोई ये नहीं कि कोई उसकी सुबकी होगी है, ठीक है, वो उनका जो एक टारगेट करने आए थे, अचीव करने आए थे, नहीं हुआ, वो दोबारा कर सकते हैं, वो दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए ये होना ये चाहिए कि हुकूमत के साथ रब्ता रखना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि ये जो बिजली के बिल ज़्यादा हैं या IPPs के हैं, तो वो हमारे सारे इंडिजिनस लोग हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, वो चाहिए तो सही कि इनके सारे जानने वाले भी होंगे, उनसे बात करें जिनके पास IPPs के इस पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, हाफिज साहब नईम साहब तो सबको जानते हैं, उनके साथ बात करें, उनके घरों के बाहर एहतजाज करें ताकि उनको भी थोड़ा सा एहसास हो। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। यानी कि एहतजाज करना और धरने देना, नाज़रीन हम यही यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये आइन इसका हमें हक देता है, लेकिन मुतशद्दिद हो जाना या सियासी तौर अतवार से बाहर निकल के किसी तरह से हुकूमत को प्रेशराइज़ करके किसी बात को मनवाना, इसकी आइन किसी को भी इजाज़त नहीं देता, और ना ही इस किस्म के प्रेशर को हुकूमत बर्दाश्त करती है, ना ही इस किस्म के प्रेशर में हुकूमत आती है। तमाम अपने पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने अपनी कीमती आरा से आगाह किया। आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।